हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग ओवरलैंड। मैं हूं वर्षा शर्मा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम पढ़ेंगे सेल का नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में, स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन सब कुछ पढ़ेंगे। ये भी एक ऑर्गेनेली है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साइटोस्केलेटन के बारे में हम आज जानेंगे। ये दो पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब हमारा सेल जाके कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट भी है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें यहीं के यहीं याद हो जाए। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट। देखिए बच्चों, ये दिख रहे हैं आपको चमकदार चमकीले चमकीले लाइट्स की तरह, ये है हमारे राइबोसोम्स। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, के बारे में हम जानेंगे। देखिए, हमें पिक्चर से दिखाई दे रहा है, पिक्चर से साफ नजर आ रहा है हमें कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, सेल में सब जगह ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सुंदर सा सेल का डायग्राम है, हमें दिखाई दे रहा है, बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। एनिमल सेल है ये, एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लांट सेल में पेरीफेरी पे पाया जाता है ना। न्यूक्लियस से सराउंडेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हमने पढ़ा था। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ किस वजह से, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। तो राइबोसोम्स हमें दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में, बहुत अच्छे से चमकदार जो दिखाई दे रहे हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्लाउडे। क्लाउडे ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और पैलेड ने इसे नाम दिया था, टर्म दिया था राइबोसोम्स। ओके, इसीलिए इन्हें पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस। सबसे पहले मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है ये, मेम्ब्रेनलेस है। ओके, यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है। यूनिवर्सल ऑर्गेनेली इसे क्यों कहेंगे, यूनिवर्सल ऑर्गेनेली इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड एक और स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में भी आज हम साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ेंगे इसी सेशन में। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होती है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेली होती है, एज इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, also present in organelle. This is also known as organelle within an organelle. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सब जगह सर्वोपरि, है ना। राइबोसोम्स आर यूनिवर्सल ऑर्गेनेली। यूनिवर्सल ऑर्गेनेली इसे कहा जाता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कहा जाता है इसे। स्मॉलेस्ट 15 to 20 नैनोमीटर साइज इसका होता है 15 से 20 नैनोमीटर का। ओके, सबसे छोटा ऑर्गेनेली नॉन मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेनलेस होती है, साइज भी इसकी छोटी होती है 15 to 20 नैनोमीटर। और यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलेगी, साइटोप्लाज्म में मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलेगी, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलेगी। ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली है और ये बनी होती है RRNA एंड प्रोटीन की। RRNA और प्रोटीन की ये बनी होती है ऑर्गेनेली। It is made up of rRNA and protein. राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ rRNA एंड प्रोटीन। यहीं पे याद कर लो बेटा सब कुछ राइबोसोम्स के बारे में। इस सेशन में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं बहुत अच्छा मटेरियल लेकर आऊंगी
और जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपने हमें हर एक लेक्चर अच्छे से ऑब्जर्व किया, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में सारा कुछ आपके लिए बनाया है। तो सेशन को लाइक करना ना भूले। ओके, तो याद हो गई होगी अब तक कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है ना। सबसे छोटी ऑर्गेनेली है, यूनिवर्सल है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में सब जगह पाई जाती है। यूकैरियोट में कहाँ कहाँ होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होती है। ओके, किसकी बनी होती है? RNA प्रोटीन की। किसकी बनी हुई होती है? RNA प्रोटीन की बनी होती है। इसकी बेटा दो सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट। सब यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसे बोलेंगे, इसे प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, सिंथेसाइज प्रोटीन। सो राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्या पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है? प्रोटीन फैक्ट्री हमें बोलना है राइबोसोम से। लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम फैक्ट्री कौन सी होती है? तो क्या राइबोसोम फैक्ट्री, कि भाई प्रोटीन फैक्ट्री तो राइबोसोम है, राइबोसोम की फैक्ट्री कौन सी है? तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन जो हमारा लास्ट सेशन होगा, चैप्टर जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ में ये जानने के लिए। ओके, अब बेटा टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम जानने से पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे राइबोसोम का कैसा होता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। दो सब यूनिट्स का राइबोसोम बना हुआ होता है, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये होती है स्मॉलर और ये होती है लार्जर। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। बेटा ये सब यूनिट्स हमेशा जुड़ी हुई नहीं होती है ना। नेवर, मतलब ये हमेशा नहीं जुड़ी होती है। कभी कभी कब जुड़ती है ये? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होता है, जब प्रोटीन बनाना होता है सेल को, तभी ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ती है। दोनों सब यूनिट्स जाकर जुड़ती है mRNA पर। mRNA पर, ये mRNA है, यहाँ पे ये सब यूनिट जाके जुड़ जाएगी। ओके, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब सेल को प्रोटीन बनाना होता है, तब ये जो राइबोसोम होता है वो mRNA पे जाके जुड़ जाता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के दौरान ये mRNA पे जाके जुड़ जाती है, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट। अब जो इनको बाइंड करता है, जो आयन इनको बाइंड करता है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को, वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन इन दोनों सब यूनिट्स को बाइंड करके रखता है। कहाँ पे? mRNA पे। mRNA पे तब उसी टाइम ये दोनों आपस में लिंक होती है। ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं। बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। तो पॉलीराइबोसोम कब बनेगा? जब mRNA पे सारे राइबोसोम्स अरेंज हो जाएंगे, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट दोनों अरेंज हो जाएंगे, तब बनेगा हमारा पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। तो दो सब यूनिट्स को जोड़ने वाला जो आयन होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है, Mg+2 आयन होता है। ओके, तो ये स्मॉलर सब यूनिट ऊपर रहेगी और लार्जर सब यूनिट नीचे रहेगी। ओके, अब मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सब बता दिया मैंने आपको। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बता दिया आपको। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कितने टाइप्स के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। There are two types of ribosomes. One is 70S, another is 80S. S stands for Swedberg's constant. इसके बारे में बताऊँ। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल
Also found in eukaryotic cell in certain organelles. Which organelles? Mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast contain mitochondria and chloroplast also have 70S राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में. प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दे डू हैव 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स. 80S राइबोसोम्स मिलता है यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल कहाँ? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. The 70S राइबोसोम is further divided into two subunits. दो subunits में डिवाइड होता है. एक होता है 30S and एक होता है 50S. Okay, 30S and 50S. These are not additive properties. These are not additive properties. ये जो S है Swedberg's constant है. Swedberg's constant क्या होता है? This is a measure of rate of sedimentation of the molecule. जो सेडिमेंटेशन का रेट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कांस्टेंट यूज किया जाता है उसे स्वीडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं. ये बेटा सब प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वैल्यूज है ना. प्रैक्टिकली लैब में सब डिटरमाइंड वैल्यूज है तो ये ऐड नहीं होता है. ठीक है. कौन से सेडिमेंटेशन रेट पे कौन सा मॉलिक्यूल रुकेगा आके सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने देखा था. फर्स्ट लेक्चर आप मेरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा. तो ये क्या था कि यहाँ पे क्या होता है, दीज आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टीज. 30S और 50S मिलकर 80S नहीं बनाएगा. 30S और 50S मिलकर 70S बनाएगा. राइबोसोम जो था 70S राइबोसोम था. मतलब ये वाला जो प्रोकैरियोट राइबोसोम है इसको जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो इसका सेडिमेंटेशन रेट 70 पर आया था और फर्दर इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तब इसका 50S और 30S में इसको सेडिमेंटेशन रेट इसका मेजर आया गया था. ठीक है. तो ये होता है स्वीडबर्ग्स कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ओके. ऐसे ही ATS डिवाइड का कैसे होता है. ATS इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. तो 40S है इसकी स्मॉलर सब यूनिट और 60S है इसकी लार्जर सब यूनिट. ओके. सब यूनिट्स कैसी होती है बेटा. देखिए ये राइबोसोम है, ये है 30S और ये है 50S. ये है 50S. ठीक. ये है लार्जर, ये है स्मॉलर सब यूनिट और ये है लार्जर सब यूनिट. ओके. अब देखिए जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा. उसके अंदर प्रेजेंट होगा DNA, सॉरी RNA. कौन सा RNA. 16S RNA. राइबोसोम हमको पता है किसका बना होता है. rRNA एंड प्रोटीन है ना. हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था rRNA प्रोटीन. राइबोसोम इज मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन. तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा 16S rRNA स्मॉलर सब यूनिट में. वैसे ही एक RNA प्रेजेंट होगा लार्जर सब यूनिट में, वो होगा 23S rRNA. एक और RNA प्रेजेंट होगा छोटा सा, वो होगा 5S rRNA. ठीक है. ये सब प्रेजेंट होते हैं 70S RNA में, 70S राइबोसोम्स में. ये RNA प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है. वैसे ही यूकैरियोटिक सेल मतलब 80S में स्मॉलर सब यूनिट बना दी, लार्जर सब यूनिट बनाई. स्मॉलर सब यूनिट कितनी है 40S और लार्जर सब यूनिट कितनी है 60S. 60S है. अब ये भी फर्दर डिवाइड होगी. यहाँ पे RNA राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होगा 18S rRNA. एक RNA यहाँ प्रेजेंट होगा, वो होगा 28S rRNA. एक और होगा 5.8S rRNA.
RNA, एक और होगा 5SR RNA। अब आपको दिख रहा है कि कैसा है 5SR RNA और 5SR RNA. These are the common ribosomal RNA found in both. इसमें किसमें 80S और 70S, eukaryotic and prokaryotic RNA. Okay, these are common rRNAs. Question पूछा जाता है which rRNA is common in both 70S and 80S. तो हम क्या बोलेंगे larger subunit के 5S rRNA are common in both prokaryotic 70S rRNA, 70S ribosome and 80S ribosome. These are common ribosomes. रिवाइज कर लें एक बार तो कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स. 70S राइबोसोम कौन से सेल्स में पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे और यूकैरियोट्स में कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे. इनकी दो सब यूनिट्स होती है कौन सी 30S एंड 50S. एक लार्जर सब यूनिट है एक स्मॉलर सब यूनिट है. किस बेसिस पे स्विडबर्ग कांस्टेंट के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. और फर्दर क्या होता है लार्जर जो स्मॉलर सब यूनिट है 70S राइबोसोम्स की उसके अंदर 16S rRNA प्रेजेंट होगा और जो लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर दो टाइप के rRNA प्रेजेंट होंगे. एक होगा 23S rRNA और एक होगा 5S rRNA. वैसे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा हमारा 80S ribosomes. 80S ribosomes is further divided into two subunits which is 40S and 60S. These 40S and 60S. 40S is the smaller subunit and 60S is the larger subunit. 40S subunit, smaller subunit contains 18S rRNA and larger subunit contains three types of rRNA that is 28S, 5.8S and 5S rRNA. Okay, clear? अभी स्लाइड में सारा रिवीजन है, रिवीजन देख लीजिए आप. रिवाइज क्या क्या रिवीजन क्या क्या है देखिए बच्चों. मैग्नीशियम आयन मैंने आपको बोला था मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स. मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम आयन जो स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है वो किससे जुड़ी होती है मैग्नीशियम आयन से. मैग्नीशियम आयन से ये जुड़ी होती है. ओके, तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है 10 टाइम्स तब ये डाइमर का फॉर्मेशन होता है. ओके, केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस स्लाइड में. केमिकल कंपोजिशन क्या है कि 70S राइबोसोम में 60% rRNA प्रेजेंट होगा और 40% प्रोटीन प्रेजेंट होगा. ओके, और 80S में 40% rRNA प्रेजेंट होगा और 60% प्रोटीन प्रेजेंट होगा. इसका क्या मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक RNA है उसके अंदर rRNA ज्यादा होगा किससे प्रोटीन से. प्रोटीन की मात्रा कम होगी और जो यूकैरियोटिक RNA है उसमें rRNA प्रोटीन से कम होगा मतलब प्रोटीन उसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा. ओके, अब ये वाला भी सेम टू सेम दे रखा है जैसा मैंने फिगर में आपको बताया था. स्मॉलर सब यूनिट में क्या होगा स्मॉलर सब यूनिट है कौन सी 30S उसमें 16S rRNA प्रेजेंट होगा और बड़ी यूनिट में 23S एंड 5S होगा. ठीक है, 40S में क्या होगा 18S rRNA प्रेजेंट होगा 28 5.8 और 5S rRNA प्रेजेंट होगा. ओके, क्लियर है सबको. अब इस स्लाइड में भी रिवीजन है. पॉलीराइबोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया है और राइबोसोम्स अटैच कब होंगे एक दूसरे से जो सब यूनिट से अटैच कब होगी जब प्रोटीन सिंथेसिस जब ट्रांसलेशन का टाइम आएगा तब राइबोसोम्स एक दूसरे से अटैच होंगे mRNA पे. और किससे अटैच होंगे Mg+2 आयन से. Mg+2 मैंने बता दिया आपको Mg+2 ये इम्पॉर्टेंट है. ये Mg+2 आयन इम्पॉर्टेंट है, ये बाइंडिंग आयन होता है. ठीक है, एक और बात है एक और फंक्शन है राइबोसोम्स का. जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम हमें मिलेंगे वो क्या करेंगे वो वैसा प्रोटीन बनाएंगे जो सेल के अंदर काम आएगा. इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स. और एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोटीन कौन बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने देखा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो राइबोसोम्स क्या करते हैं बेटा वो राइबोसोम्स वेसाइकल के थ्रू अपना जो प्रोटीन है वो किसको देता है वो गोल्जी बॉडी को देता है और गोल्जी बॉडी क्या करता है आगे सिक्रीट कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर वो सेल के
बाहर प्रोटीन को फेंक देता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेल्स ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास के जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन करते हैं इंसुलिन का। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बनाता है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी राइबोसोम्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स, मतलब वो फ्री राइबोसोम्स है। और बाउंड राइबोसोम्स कौन से हैं, आरईआर पे जो प्रेजेंट है वो बाउंड राइबोसोम्स है। तो जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी राइबोसोम्स है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बनाएंगे। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। और बाउंड प्रोटीन, बाउंड राइबोसोम्स, आरईआर, आरईआर पे होंगे बाउंड राइबोसोम्स, वो बनाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स बनाएंगे कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो। तो इसी के साथ बेटा हमारा राइबोसोम वाला पार्ट खत्म होता है। तो आई होप आपको राइबोसोम अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेनलेस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो का मतलब होता है बेटा सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। सेल का ढांचा जो भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उन्हें साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हम हमारी बात करें, हम किससे बने हैं ना, हमारा शेप और स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, बोन्स एंड मसल्स। अगर हमारे अंदर से बोन्स एंड मसल्स निकाल दी जाए तो हम क्या हमारे शेप में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए सेल को भी शेप में रहने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है, कुछ स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है, जिसे कहते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है बेटा, ये प्रोटीन के बने फिलामेंट से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे अंदर जो भी है बोन्स एंड मसल्स, तो वो क्या होते हैं, जो बोन्स किसकी, कैल्शियम की बनी हुई है, मसल्स किसकी बनी हुई है, मसल्स भी अलग अलग एलिमेंट्स की बनी हुई है। ओके, तो वो हमें हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। वैसे ही सेल को जो भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है उसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ओके, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, मेन फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ शेप, साइज, शेप और साइज इसका मेन फंक्शन होता है। तो व्हाट इज साइटोस्केलेटन? The fibers in the eukaryotic cell contain complex mesh of protein framework. Proteinaceous होता है, कैसे, proteinaceous, fibrous, और बहुत छोटे 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 होते हैं, फाइब्रस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कौन से प्रोटीन के बने हुए होते हैं देखेंगे हम आगे जब उनके टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये होता है साइटोस्केलेटन। इसके बारे में डिटेल हम इसी सेशन में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, साइटोस्केलेटन हमें दिख रहा है। 3 टाइप्स के साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं सेल में। 3 टाइप के साइटोस्केलेटन कौन से? एक तो है हमारा सबसे पहला माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सबसे पहला साइटोस्केलेटन है। फिर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और फिर है माइक्रोफिलामेंट्स। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल यहाँ पे भी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नीचे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास कौन से हैं, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर में देख रही है माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट है। ये वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट है। ये ऐसे सेल के स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना। जैसे हड्डियों का ढांचा, हमारे अंदर मसल्स और बोन्स क्या करती है, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, वैसे ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। पता चल गया हमें, ग्रीन कलर के माइक्रोट्यूब
सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल किस किस चीज के बने होते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल सबसे पहली बात तो हॉलो स्ट्रक्चर है ना। माइक्रोट्यूब्यूल इज अ हॉलो स्ट्रक्चर है और ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन इज अ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, तो इसमें वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता है। तो इसकी फंक्शन क्या होती है? असेंबलिंग एंड डिसेंबली, मतलब डिसअसेंबली। ये बनाता है और तोड़ता है, बनाता है और तोड़ता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये मैट्रिक्स में पाया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल में के मैट्रिक्स में, साइड सेल के साइटोप्लाज्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है? हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। ट्यूबुलिन प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है तो ये किसी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम नहीं आएगा ये माइक्रोट्यूब्यूल। और ये क्या, इसका क्या फंक्शन होता है? असेंबली एंड डिसअसेंबली, ठीक है। तो कैसे बना होता है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट कैसा होता है? तो पहले देख लीजिए, मेन थिंग्स आप देख लीजिए। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा बीटा की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये एक रो है, ऐसी 13 रोज प्रेजेंट होती है। 13 रोज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन पेपर, पेपर की तरह 13 रोज होगी। वो कंबाइन करके एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। वो स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन अल्टरनेटली, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन अरेंज होते हैं अल्टरनेटिवली, ऐसे ऐसे मैंने बताया आपको। इस एक को बोलेंगे हम प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, इस तरह से ये प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज होते हैं। अरेंज होके क्या बनेंगे? ये 13 रोज बनाएंगे। ये एक रो है, 1 2 3 से लेकर 13 रोज तक बनाएंगे। फिर ये अपने आप को फोल्ड कर लेगी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंड्रिकल फॉर्म में फॉर्म करने के बाद में क्या होगा? ये देखिए, ये हॉलो स्ट्रक्चर है बीच में। बीच में क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं प्रेजेंट है बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट होता है? अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन का ये ट्यूबुलिन डाइमर बनाता है और अल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट होते हैं, 13 रोज बनाते हैं। तो ये हम देखेंगे, ये जो गोले गोले हैं ये हमें 13 नजर आएंगे, ओके। ये बीच में से होलो होता है और इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर का। एक्सटर्नल डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर का और इंटरनल डायमीटर होता है समवॉट 15 से 17 नैनोमीटर का, ओके। तो ये था हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर्स। क्या समझ में आया हमको? ये अल्फा बीटा डाइमर बनाएंगे, ओके, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं फॉर्म होगी, कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही। ये एकदम लीनियर वे में अरेंज किए गए हैं। सिलेंडर का फॉर्म बनाते हैं, हॉलो होते हैं बीच में से, और ट्यूबुलिन यानी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने होते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा माइक्रोफिलामेंट। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल के। माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। सो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नहीं है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? मेनली बनाना और तोड़ना, असेंबली एंड डिसअसेंबली। असेंबली किसकी करेगा? असेंबली डिसअसेंबली किसकी करेगा? ये फॉर्मेशन के लिए काम आता है, सीलिया फ्लैजिला इनको बनाने के लिए, बेसल बॉडी को बनाने के लिए, सेंट्रोमियर को बनाने के लिए ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, इन सबको बनाने के लिए जो साइटोस्केलेटन की जरूरत होती है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जब हम उनकी क्रॉस सेक्शंस पढ़ेंगे, ट्रांसफर सेक्शंस पढ़ेंगे,
तब हम देखेंगे वहाँ पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन मेनली क्या होता है, असेंबली एंड डिसअसेंबली, और इसके लिए इन्हें जरूरत पड़ती है जीटीपी की, फॉर्म एनर्जी in the form of GTP. GTP is necessary for the formation and dissociation of the products which is made by the cytoskeleton microtubule. माइक्रोट्यूब्यूल के बाद में हम नेक्स्ट साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट को भी हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बेटा जो हमारा माइक्रोफिलामेंट है वो हॉलो नहीं होता है माइक्रोट्यूब्यूल की तरह, वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ओके, it is a solid structure and it is made up of actin and myosin protein. Actin and myosin protein. Actin and myosin are the contractile protein. ये contraction और relaxation में काम आते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सेल की पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। जैसे सेल है, सेल की पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ये होते हैं। हमने पहले सेल में जब साइटोस्केलेटन, व्हाट इज साइटोस्केलेटन वाला डायग्राम देखा था, उसमें देखा था माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल की पेरीफेरी पे। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिलामेंटस और ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एफ एक्टिन इज अ फिलामेंटस प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने हैं और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के बने हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मसल सेल में प्रेजेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, एक तो ये एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बनने होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का होगा। एक और फंक्शन इनका कहते हैं, ये साइक्लोसिस में काम आता है। साइक्लोसिस इनकी वजह से होता है। साइक्लोसिस, व्हाट इज साइक्लोसिस, साइक्लोसिस इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म वैक्यूल के अराउंड गोल गोल घूमता है ना, वो मूव करता है, तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो माइक्रोफिलामेंट की मदद से ही वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। ओके, और एक फंक्शन होता है इसका, जब साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, जब एनिमल सेल के डिवीजन के टाइम पे फरो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये फरो फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ पे एक गड्ढा पड़ा। तो यहाँ पे कौन सा साइटोस्केलेटन काम आया, माइक्रोफिलामेंट। तो फरो फॉर्मेशन के टाइम पे भी इसका फंक्शन एक ये भी है, फरो फॉर्मेशन के टाइम पे भी कौन सा फिलामेंट होगा, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन काम आएगा। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में जब साइटोकाइनेसिस होएगा तो यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होगा, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल, माइक्रोफिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच मतलब कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, और इनडेफिनिट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनडेफिनिट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के बाद में हम देखेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये भी प्रोटीनेशियस होते हैं, ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का सिर्फ एक ही साइटोस्केलेटन है, वो है माइक्रोफिलामेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट एक एसिडिक प्रोटीन का बना होता है जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, देख रहे हैं हमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। ये भी हॉलो होते हैं, हॉलो दिख रहा है, ये भी हॉलो होता है। ठीक है, ये पहला मोनोमर बनाएगा, डाइमर बनाएगा, टेट्रामर बनाएगा, वैसे ही अरेंज करेंगे जैसे रॉड्स हमने उसमें अल्टरनेटिवली। उसमें क्या था, जो हमने फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था उसमें क्या था कि फॉर्मेशन हुआ था अल्फा बीटा अल्फा ट्यूबुलिन। जो भी प्रोटीन थे वो ग्लोबुलर प्रोटीन थे, वो ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्म में थे और वो अरेंज थे, उन्होंने ऐसी शीट बनाई थी। लेकिन इसमें क्या है, ये रॉड शेप्ड है और पूरी शीट बना रहे हैं, और वो शीट क्या कर रही है, पूरी आपस में इसको भी सिलेंडर बना रही है। इसका क्या क्या काम होगा बेटा, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होगा, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होगा, और ये क्या न्यूक्लियस में ज्यादा होगा। न्यूक्लियस में क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के अराउंड, क्रोमेटिन के अराउंड ये एक फ्रेमवर्क को फॉर्म कर देता है। फ्रेमवर्क ना, एक स्कैफोल्ड बना देता है न्यूक्लियस के अराउंड में, उसको
बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो ज्यादा स्कैफोल्ड किसको बनाते हैं, ये क्रोमैटिन के अराउंड स्कैफोल्ड बना लेते हैं और सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब फटाफट से फंक्शन देख लेंगे, साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है बेटा। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन्स आर प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, सारे शेप सेल को भी सपोर्ट करता है और अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उनको भी सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। इंट्रासेल्युलर मूवमेंट लाइक माइग्रेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसाइकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब इनकी मदद से ही ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ठीक है, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होता है, सेल सिग्नलिंग भी होता है। सेल सिग्नलिंग कहाँ पढ़ेंगे, न्यूरो में पढ़ेंगे हम लोग सेल सिग्नलिंग क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, हमने सबके देख लिए, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, साइटोस्केलेटन कैसे फॉर्म होता है, कौन सा साइटोस्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, सेंट्रियोल के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम, फिर सीडिया फ्लैजिला करेंगे, इसके साथ हमारा सेशन खत्म हो जाएगा आज का। तो सेंट्रोसोम भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गौर से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सब कुछ यहीं के यहीं याद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि सेंट्रोसोम से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट कर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है बेटा, सेंट्रियोल इज सेल ऑर्गेनेली, ये भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है, which is present only in the animal cell. यूकैरियोटिक एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओके, 2 इन नंबर, दो होते हैं नंबर्स में, ठीक है, दोनों को मिलाकर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल जब डिवाइड करता है तब इसका मेन फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। ओके, तो ये कहाँ दिखाई देता है, एनिमल सेल में ओनली इट इज विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फेज। जब सेल डिवाइड होता है तभी ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हमें नजर आता है, उससे पहले एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स कहीं नजर नहीं आता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज कौन सी है, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हमने सेशन की शुरुआत में पढ़ लिया था, अब सेंट्रियोल के बारे में हम जानेंगे। तो इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रियोल होता क्या है, सेंट्रियोल क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है। देखो बेटा, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, वो टी शेप में, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम हमारा डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम आपको देख रहे हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक सेंट्रियोल ऐसे है और एक ऐसे है टी शेप में। ओके, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर। कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर सराउंडेड बाय, इनके आसपास एमॉर्फस मटेरियल प्रेजेंट होता है, एमॉर्फस मटेरियल प्रेजेंट होता है पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है, उससे हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। नो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ पाउडर्ड फॉर्म में एमॉर्फस एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, ठीक है। और सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, काइनोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, सेंट्रोस्फीयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके नाम क्या क्या, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, काइनोप्लाज्म, और सेंट्रोस्फीयर, दे आर अरेंज इन परपेंडिकुलर वे, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के राइट एंगल में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। अब इसका जब हम टीएस काटेंगे, है ना, ये यहाँ से अगर इसको हम कट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। सबसे बीच में प्रेजेंट होगा प्रोटीन का हब, प्रोटीनेशियस हब, ठीक है।
हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन में कि माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल को। सेंट्रियोल किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। ठीक है, तो बीच में प्रेजेंट होगा प्रोटीनिशियस हब, उसके अंदर से निकलेंगी रेडियल स्पोक्स। कितनी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 रेडियल स्पोक्स यहाँ से निकलेगी, वो भी प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, हर रेडियल स्पोक पे प्रेजेंट होंगे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इनको नाम दिया गया है ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे ही सब में ए बी सी लगा देना। ठीक है, ए बी सी, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ये क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और ये जो रेडियल स्पोक है, ये है रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक, ओके। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? जो ए कनेक्टेड है, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है, वो उसके एडजेस्टेंट वाले सी माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होगा। ए से सी कनेक्ट होगा, ए से सी कनेक्ट होगा, ए से सी कनेक्ट होगा। ठीक है, ए से सी कनेक्ट होगा, ए से सी कनेक्ट होगा, सी ए सी ए सी। ठीक है, तब देखिए स्टार शेप जैसा बनने, कार्टव्हील जैसा नजर आ रहा है हमको ना, एक पहिए जैसा नजर आ रहा है कार्टव्हील, तो इसे हम कार्टव्हील स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब हमें डायग्राम, हमारे डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो जो हमने इनको जोड़ा है ए और सी को, इसे बोलेंगे हम एसी लिंकर। एसी लिंकर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल के बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन का हब प्रेजेंट है, वहां से रेडियल स्पोक्स निकल रही है, और माइक्रोट्यूब्यूल 3 माइक्रोट्यूब्यूल 9 रेडियल स्पोक्स के ऊपर अरेंज है एबीसी में, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? एक ए जुड़ा हुआ है सी से एडजेसेंट रेडियल स्पोक के। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल 3 9 27। 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इस अरेंजमेंट को बेटा क्या बोलते हैं? 9 + 0। 9 + 0, 0 इज स्टैंड्स फॉर, जो बीच में जो प्रोटीन का हब प्रेजेंट है, अगर वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है तो वहां कोई नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन का हब प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे कहेंगे 9 + 0 अरेंजमेंट। सो सेंट्रियोल हैव 9 + 0 अरेंजमेंट। अगर एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो सेंट्रोसोम के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे? सेंट्रोसोम के अंदर हमें पता है 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रोसोम के अंदर हमारे पास में 27 × 2, यानी हमारे पास में 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। फोर माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा
सेंट्रोजोम में ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट. टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आर 27 इन सेंट्रियोल एंड टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रोजोम इज 2 into 27 दैट इज 54. आप लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको. फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का? सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन के टाइम पे. सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल क्या करता है? सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम को खींचने का काम करते हैं. ठीक है, ये हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे. सेंट्रियोल से क्या और क्या करता है? सेंट्रियोल बेसल बॉडी को बनाता है. बेसल बॉडी से क्या बनते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला बनता है. ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बना? सेंट्रियोल. सेंट्रियोल से क्या बनी? बेसल बॉडी. बेसल बॉडी से क्या बना? सीलिया एंड फ्लैजिला. तो ये फंक्शन है मेन सेंट्रोजोम का. अब बच्चों सेशन का लास्ट पार्ट रहा है सीलिया एंड फ्लैजिला. ओके, सीलिया एंड फ्लैजिला, these are also made up of microfilaments. ओके, माइक्रोफिलामेंट्स के बने हैं. साइटोस्केलेटन का पार्ट है. माइक्रोफिलामेंट्स वही है ना जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है, उसके बने होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा क्या? बनेगा सेंट्रियोल. सेंट्रियोल से बनेंगे हमारे सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड फ्लैजिला आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था. एक्सटेंशन किसके एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है. सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है बेटा? स्ट्रक्चरली तो दोनों सेम होता है. स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, फंक्शन अलग अलग होता है ना. थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? फंक्शन में डिफरेंस होता है. सीलिया बहुत छोटे 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 होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं. फ्लैजिला थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है और उनके नंबर डेफिनेट होते हैं, मतलब लिमिटेड नंबर्स के होते हैं. ठीक, सीलिया प्रेजेंट होता है जैसे हमने देखा था. जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें कहेंगे हम सीलिया. और फ्लैजिला कैसा होता है? फ्लैजिला एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं फ्लैजिला. ओके, डिफरेंस क्या होता है? ये लोकोमोशन में काम करता है, दोनों ही लोकोमोशन में काम करते हैं. फ्लैजिला बीट्स इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली बीट करता है, और सीलिया क्या? ओर की तरह काम करते हैं. जैसे नाव चलती है, चप्पू चलता है, चप्पू को हम पीछे की तरफ धकेलेंगे तो नाव आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना. वैसे ही क्या करते हैं ये सीलिया, जब पीछे की तरफ पुश होंगे तब ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ जाएगा. ओके, तब ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ मूव होगा. तो सीलिया होते हैं ज्यादा नंबर्स में, फ्लैजिला होता है कम. सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रक्चरली दोनों सेम होते हैं. और क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सीलिया लोकोमोशन, अटैचमेंट और फीडिंग में काम आता है, और फ्लैजिला सिर्फ लोकोमोशन में काम आता है, फीडिंग में काम नहीं आता है, अटैचमेंट में काम नहीं आता है. सीलिया पूरी बॉडी पे स्ट्रक्चरली पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन में भी काम आता है, और फूड फीडिंग में, फूड को कैच करने में, सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, सब में काम आते हैं सीलियास. अब इनका ट्रांसफर सेक्शन हम जब देखेंगे कि कैसा दिखाई देता है. ये डायग्राम है बेटा ट्रांसफर सेक्शन का, सीलिया या फ्लैजिला की, दोनों का सेम ही होता है. ठीक है, ये डायग्राम क्या एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम थोड़ा इसको इजी डायग्राम बना के समझेंगे. देखिए, जो मिडल में प्रेजेंट है वो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, एक ये. दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है. ओके, सेंट्रियोल में हमारे क्या प्रेजेंट था? प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट था. लेकिन यहाँ कौन सपोर्ट कर रहा है? सीलिया फ्लैजिला के मिडल को दो माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट करते हैं. दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय अ इंटरडबलेट ब्रिज. इंटरडबलेट ब्रिज से कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, एंड दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय अ सेंट्रल शीथ. एक सेंट्रल शीथ से दोनों कवर हो रहे हैं. ठीक है, अब 9 रेडियल स्पोक्स इसमें से भी निकलेंगे. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ये रेडियल स्पोक्स निकले हैं। रेडियल स्पोक के पेरीफेरी पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सेंट्रियोल में कितने थे? सेंट्रियोल में थे 3, इसमें प्रेजेंट है 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको नाम दे दिया ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। अब इनमें भी लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, ए बी से ज्वाइन होगा, ए बी से ज्वाइन होगा। सेंट्रियोल में क्या था? ए सी से ज्वाइन हो रहा था, इसमें ए बी से ज्वाइन होगा। ए को बी से ज्वाइन कर देंगे तो ये भी एक कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर बन गया। कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए बेटा, हमारे पास में हो गए कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स? 1 2 9 2 18 19 20 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। एंड द वन मोर थिंग, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें इसमें बनानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंट्रियोल में नहीं बनानी है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, उसमें हमको नहीं बनानी। ये 2 स्ट्रक्चर ही हमको ध्यान रखने हैं कि ये कार्टव्हील जैसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ए बी हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट हो गया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्सोनीम। उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्सोनीम। तो एक्सोनीम का अरेंजमेंट पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन एन एक्सोनीम। तो बेटा जो हम 9 लिखते हैं वो जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं उन माइक्रोट्यूब्यूल्स का लिखते हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट होगा उसको हम लिखेंगे 2। तो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रेजेंट इन सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स 20 प्रेजेंट होता है, ठीक है। 18 तो पेरीफेरी पे और 2 सेंटर में। 2 प्रेजेंट होंगे सेंटर में और 18 होंगे पेरीफेरी पे। रेडियल स्पोक हम देख रहे हैं, यहाँ रेडियल स्पोक्स भी प्रेजेंट है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इस प्रोटीन का नाम है डायनिन प्रोटीन। डायनिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक तो डायनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो ए बी लिंकर प्रेजेंट है, ए बी लिंकर जो प्रेजेंट है, ए बी लिंकर उसमें प्रेजेंट है नेक्सिन प्रोटीन। नेक्सिन प्रोटीन, ओके। नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट इन ए बी लिंकर एंड डायनिन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 2 तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सीलिया और फ्लैजिला के टीएस सेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? आपको इसमें याद रखना है कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे सेंटर पे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे सेंटर पे, एक